तो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो बायो। तो बायो के अंतर्गत हमने कल चर्चा की थी कुछ प्रमुख बायो के बारे में। अब आज जो हम लोग चर्चा करेंगे उनमें मुख्य रूप से भूमध्यसागरीय वन बायो, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बायो, ग्रासलैंड बायो, शीतोष्ण घास क्षेत्र, और तीसरा आपका टैगा या कोनिफेरस, टैगा और कोनिफेरस फॉरेस्ट। पूर्णधारी या संधारी। और फोर्थ है लास्ट टुंड्रा बायो। ये हमारे मेन जो है 4 सब टॉपिक्स हैं जिसके अंतर जिनकी हम लोग को चर्चा करनी है। तो भूमध्यसागरीय वन बायो पहला है इसमें, और दूसरा टेम्परेट ग्रासलैंड बायो, शीतोष्ण घास बायो, और थर्ड है टैगा और कोनिफेरस फॉरेस्ट बायो, टैगा अथवा कोणधारी वन बायो, और लास्ट है टुंड्रा बायो। तो हम इसमें एक एक चर्चा करेंगे और वर्ल्ड मैप के द्वारा भी आपको चारों के बारे में। तो पहले हम लेते हैं भूमध्यसागरीय वन बायो, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बायो। तो पहले वर्ल्ड का मैप बनाते हैं। भूमध्यसागरीय वन से तात्पर्य कि जहाँ पर भूमध्यसागरीय क्लाइमेट मिले। हमने आपको बताया था भूमध्यसागरीय जो बायो में कोई भी बायो हो वो अपने क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो भूमध्यसागरीय जो बायो में वो भूमध्यसागरीय क्लाइमेट यानी भूमध्यसागरीय जलवायु से प्रभावित है। वर्ड का मैप बना लें।
हम भूमध्य सागरी वन वायुओं की बात करें। ये हमारा यहाँ पर भूमध्य सागर है, ये हमारा भूमध्य सागर, इधर यूरोप है और ये अफ्रीका है। ये वास्तव में इसकी स्थिति जो है 30 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य, और इस बायोम का जो विस्तार पाया जाता है वो 30 से 40 अंश दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। 30 से 40 अंश उत्तरी गोलार्ध में भी बीच में, और विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 40 अंश के बीच में। तो वास्तव में जो भूमध्य सागरी वन वायुओं में उनका विस्तार कहाँ पाया जाता है? 30 अंश से 40 अंश, 40 अंश के मध्य दोनों गोलार्ध। तो भूमध्य सागरी वन वायुओं का जो विस्तार पाया जाता है वो 30 अंश से 40 अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये भूमध्य सागर की स्थिति है, यहीं पर आपका भूमध्य सागर है, ध्रुव सागर भी कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ की जो क्लाइमेट है उसकी क्या विशेषता है? यहाँ की क्लाइमेट की क्या विशेषता है? एग्जाम में हमेशा आता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है। इसकी ये विशेषता है कि शीत ऋतु क्या होता है? आर्द्र रहता है, और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहता है। यानी कि शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, एग्जाम में हमेशा आता है। और ये परिणाम जो इस जलवायु का है वो जो हमारी दाब पेटियाँ होती हैं, वायुदाब पेटियाँ, उनके खिसकाव के काम है। उनका जो मूवमेंट होता है उसी वजह से इस तरीके की जलवायु की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु किसका परिणाम? तो वायुदाब की पेटियों के, जो वायुदाब की पेटियाँ होती हैं उनके। अगर आप ना जानते हो तो हम आपको फिर से बता दें कि कैसे, क्यों शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। अगर जानते हो तो कोई बात नहीं, बताएं आप। अब आप देखिए कि जो हमारा ग्लोब, ये 0 अंश भूमध्य रेखा है, 5 अंश नॉर्थ और 5 अंश। इसी तरह 30 से 35, 60 से 80। आइए ध्रुवीय क्षेत्र, ये 4 वायुदाब पेटियां बन रही है। भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी बनती है। जानते हैं तापमान और वायुदाब में क्या होता है? उल्टा प्रभाव, उल्टा संबंध होता है। अगर तापमान अधिक रहेगा तो वायुदाब कम। सूर्य की किरणें जो होती है वो पृथ्वी की सतह पर पड़ती हैं, और पृथ्वी की सतह जो गर्म होती है और संवहन धाराओं के रूप में, समान तरंगों के रूप में हवाएं ऊपर की ओर उठती है। तो हवा वायुदाब क्या, जो वायु का दाब होता है वही वायुदाब कहलाता है। वायु के द्वारा भी जो पृथ्वी तल पर, पृथ्वी की सतह पर जो दाब डाला जाता है वही वायुदाब कहलाता है, एयर प्रेशर। तो जब हवाएं ऊपर चली जाती हैं तो यहाँ पर हवाएं विरल हो जाती हैं।
ये एकदम शांत क्षेत्र हो जाता है, जिसे हम लोग डोल्ड्रम भी कहते हैं। आता है एग्जाम में कि डोल्ड्रम का विस्तार किस किस के मध्य पाया जाता है, तो 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य डोल्ड्रम का विस्तार होता है। डोल्ड्रम से मतलब काम है एकदम शांत वायु। ठीक, अब जो ये हवाएं होती हैं यहाँ पे कैसी वायुदाब पेटी बन गई, निम्न वायुदाब पेटी बन गई, क्योंकि अधिक तापमान है। अधिक तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध होता है। जब हवाएं गर्म हो जाती है तो विरल हो जाती है, उसके चारों तरफ फैलने लगती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर होता है। इसको कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये वास्तव में क्लाइमेटोलॉजी का है। और फिर ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऊपर की हवाएं नीचे उतरती हैं और नीचे की हवाएं भी समान तरंगों से जाती है तो ऊपर की ओर उठती है। यहाँ पर एक बैरियर की ओर रूप में लग जाता है, नीचे की ऊपर की हवा भी नीचे आ जाती है, नीचे की हवा ऊपर पहुँच जाती है, जिससे डेंसिटी बढ़ जाती है। तापमान यहाँ पर फैक्टर नगण्य हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। मेन फैक्टर क्या हो जाता है, पृथ्वी का घूर्णन। तो ये दोनों फैक्टर कंटिन्यू काम करते हैं, पृथ्वी का घूर्णन और जो सूर्य के द्वारा प्राप्त तापमान, इंसोलेशन जिसे कहते हैं। सूर्य के द्वारा जो प्राप्त ऊष्मा है उसको क्या कहते हैं, इंसोलेशन। सूर्य ताप, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज नोन एज इंसोलेशन। आगामी सौर विकिरण जो है वही हमारा सूर्य ताप। तो यहाँ पर तापमान की वजह से और यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण अब यहाँ पर जो है हवाएं जो होती है उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, तो कुछ वायुदाब पेटी जिसको हम लोग कहते हैं सब ट्रैपिकल हाई प्रेशर बेड, उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रैपिकल हाई प्रेशर बेड। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर जब हवाएं नीचे की ओर उतर आती है, हवाएं क्या होती है, नीचे की ओर उतर आती है। ये भी देखिए, ये दोनों पेटियां पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती हैं और ये दोनों वायुदाब पेटियां पृथ्वी के तापमान से प्रभावित होती हैं। अब ये जब हवाएं नीचे की ओर उतर आती है तो यहाँ हवाएं क्या होती है, विरल हो जाती है। तो यहाँ पर कैसी पेटी बनती है, लो प्रेशर बन जाती है। अब ये सबसे ऊपर ध्रुवी में तापमान बहुत कम होता है। जानिए सूर्य की किरणें भले सूर्य की किरणें भले पूरे वर्ष भर पड़ती हैं 6 महीने, लेकिन सूर्य की किरणें इतनी तिरछी हो जाती हैं कि वहाँ पर तापमान बहुत कम है। जैसे आपने हाथ जलाइए नीचे और हाथ ऊपर ले जाइए, ठीक, तो आपको क्या होगा, तापमान का एहसास बहुत कम है। भले वो कंटिन्यू चल रही है लेकिन तापमान बहुत कम मिल रहा है। एक तो उसको उतनी दूरी तय करने में उसका क्षय भी हो जाता है ऊष्मा का, और दूसरी बात वो अधिक क्षेत्र में पड़ती है। जैसे टॉर्च की रोशनी आप लगाइए किसी दीवार पे एक जगह पर तो ज़्यादा फोकस करता है, और दूर लगा दीजिए तो क्या हो, चारों तरफ फैल जाता है। तो उसी तरह ऊष्मा जब अधिक दूरी तय करती है तो पहली बात तो वो एक थोड़े क्षेत्र में पड़ती नहीं, बहुत अधिक क्षेत्र में फैल जाती है, इसलिए ऊष्मा का प्रभाव कम हो जाता है। और दूसरा अधिक दूरी तय करती है तो अधिक दूरी तय करने में ऊष्मा का क्षय भी अधिक हो जाता है। तो अधिक तापमान होने की वजह से सूर्य की किरणें जो है 6 महीने जो दिन रहता है, 6 महीने पड़ने के बावजूद यहाँ पर तापमान कम, तो कम तापमान होने की वजह से ये आपकी हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, मतलब हाई प्रेशर। तो ये 4 हमारी वायुदाब की पेटियाँ बन जाती हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में अब ये हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। हवाएं तभी चलेंगी जब प्रेशर ग्रेडियंट हो, दाब प्रवणता हो, यानी कि दाब में अंतर हो, तभी हवाएं चलती हैं। अब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अब हवाएं ऐसे इनकी उत्पत्ति पूर्व से होती है, इसलिए इनको पूर्वी हवाएं कहते हैं, ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं, ईस्टर्ली विंड्स। क्योंकि हवा की उत्पत्ति कहाँ से हो रही, पूर्व दिशा से। ठीक, वैसे तो इनको सीधा चलना चाहिए था, लेकिन ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये तिरछी हो जाती है, सीधे नहीं चलती। क्योंकि जिस रफ्तार से पृथ्वी की घूर्णन होता है वो जो है कहीं पे आगे निकल जाती है और कहीं पीछे छूट जाती है।
अब ये हाई प्रेशर यहाँ पे भी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, क्योंकि इनकी उत्पत्ति वेस्ट से होती है, इसलिए इनको वेस्टर्लीज कहते हैं, पछुआ हवाएं या पश्चिम हवाएं। आएगा समझ। आप देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब की पेटी है, अब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की पेटी है। इनकी उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्र से होती है, इसलिए इसको पोलर विंड्स कहते हैं, ध्रुवीय हवाएं। इस तरीके से ये पूरे प्लैनेट में, पूरे ग्रह में, पूरे ग्लोब में ये जो क्या है सनातन कौन है, इनवेरिएबल, हमेशा चलती है। पूरे प्लैनेट में ये तीन हवाएं हमेशा चलती रहती है, जिनको आप पूर्वी हवाएं कहते हैं, पछुआ हवाएं कहते हैं और ध्रुवीय हवाएं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें जो है, जैसे जैसे सूर्य का विस्थापन उत्तरी गोलार्ध में होता है, वैसे वैसे वायुदाब पेटियां भी उत्तरी गोलार्ध की में खिसकती जाती है। बात समझ में आए? 21 मार्च और 23 सितंबर, जैसे आज 23 सितंबर है, आज पूरे दिन जो विश्व में दिन और रात की अवधि चला हुआ है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चलता है। अब 21 सितंबर के बाद जो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाता है और 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में जाता है। तो जब 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो उसके साथ साथ वायुदाब की पेटियां भी खिसकती जाती है, उनका भी विस्थापन होता है। केवल कर्क रेखा तक पहुंच पाता है 23.5 अंश। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य गति करता है। गति वैसे करती है पृथ्वी, लेकिन हम आपेक्षिक गति लेते हैं, रिलेटिव मोशन लेते हैं। तो सूर्य चूंकि पृथ्वी हमारी 23.5 अंश पर झुकी हुई है, तो इसलिए 23.5 अंश तक ही सूर्य पहुंच पाता है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच सूर्य गति कंटिन्यूअस करता रहता है। इसीलिए हमारे जो मौसम में परिवर्तन होता है, देखते हैं कभी शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। अब जब उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तब ग्रीष्म ऋतु रहेगी। अब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा, ठंड शुरू हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी शुरू हो जाएगी। जब हम लोग जनवरी में स्वेटर पहनते हैं तब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले जो है गर्मी का एहसास करते हैं। अब ये हवाएं देखिए ग्रीष्म ऋतु, अब देखिए ये हवाएं किसके, यहाँ कौन सी चल रही, पूर्वी हवाएं चल रही है और पछुआ हवाएं चल रही है। अब इसकी लोकेशन क्या है, 30 से 40 अंश तक। भूमध्य सागरीय की लोकेशन क्या है, 30 से 40 अंश। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ये जो हवाएं हैं, ये जो हवाएं चल रही है, देख रहे हैं, पूर्वी हवाएं, समझ आ रहा है कि नहीं? ये पूर्वी हवाएं 30 से 35 अंश से चल रही नीचे की तरफ, तो ये वायुदाब पेटी है हमारी। अब जब सूर्य ऊपर की ओर गया तो ये पेटी भी ऊपर की ओर खिसक जाती है। 35 से ये जो 30-35 आप देख रहे हैं, ये 35-40 या 35-45 तक पहुंच जाता है ऊपर की तरफ। और देखिए ये जो पूर्वी हवाओं की पेटी थी 30 से 35 से 30 अंश, ये 23.5 सही है आपका। हम मान लीजिए यहाँ पे 30 और 35 था ये। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में क्या हुआ, इस पेटी का जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में मूवमेंट किया तो ये पेटी भी ऊपर की ओर खिसक। ये पेटी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। यहाँ कहाँ पर पहुँच गई, 30 से 40 या 35 से 40 पहुँच गई। अब हवाएं कैसे चल रही हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही, ठीक, यानी कि हवाएं ऐसे चल रही है इससे हवाएं। अब ये हवाएं स्थल से कहाँ पे आ रही, सागर पे आ रही, तो नमी लेकर तो आएंगी नहीं, शुष्क रहेंगी, इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु वर्षा आई बस। अब इसका उल्टा सोचिए, जब शीत ऋतु में होती है तो वायुदाब की पेटियां कहाँ खिसकती है, नीचे की तरफ से। यानी कि ये जो 60 से 65 अंश है वो खिसक कर और नीचे आ जाता है। ये जो सब पोलर क्या कहते हैं,
लो प्रेशर बेल्ट उपध्रुवी वो नीचे खिसक के आ जाती है। अब ये कहाँ पे खिसक के आ गई? 30 से 40 पे शीत ऋतु। इसमें हवाएं कैसे चल रही है? पश्चिम से पूर्व, यानी कि हवाएं कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। अब ये क्या करते हैं? हवाएं अपने साथ नमी लेकर जाती हैं, हवाएं नमी लेकर जा रही हैं इस वायुदाब से, यानी कि ये पछुआ हवाएं अब चल रही है जो कहाँ से? सागर से स्थल पर चल रही है और ये अपने साथ नमी लेकर जाती है, तो ये वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु में जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वो इसके प्रभाव में आ जाता है, पछुआ पूर्वी हवाओं के सब प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है। और पूर्वी हवाएं कहाँ से चलती है? तब स्थल से समुद्र की ओर चलती, सागर को इसलिए वर्षा नहीं करती। शीत ऋतु में यही क्षेत्र किसके प्रभाव में आ जाता है? पछुआ हवाओं के आ जाता है प्रभाव। तो ये हवाएं किस कहाँ से चलती हैं? सागर से स्थल की ओर चलती है और अपने साथ नमी ले जाती है और वर्षा करती है। इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु क्या होता है? शुष्क रहता है और शीत ऋतु आर्द्र रहता है। यानी शीत ऋतु में वर्षा होती है जबकि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा आई बात समझ नहीं। जैसे क्लाइमेटोलॉजी का था, लेकिन उन्होंने एग्जाम में हमेशा आता है, पूछा जाता है कि क्या कारण पूछते हैं, क्योंकि अब ये बहुत पुराना हो गया तो ये नहीं पूछते हैं कि शीत ऋतु वर्षा, ये पूछते हैं कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो किसका परिणाम है। तो किसका परिणाम? वायुदाब पेटियों के खिसकाव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर प्रेशर, वायुदाब की पेटियों के खिसकाव। एग्जाम में होता है। ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तब आप कर पाएंगे, नहीं तो रटेंगे कहाँ? रट नहीं सकते। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे वर्षा होती है। अब आपने कहा कि 30 अंश से 40 अंश के मध्य इसका विस्तार पाया जाए। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ? ये जो आपके यूरोपीय तटीय देश हैं, भूमध्य सागर के यूरोपीय तटीय देश हैं, और ये उत्तरी अफ्रीका के जो उत्तरी भाग के हैं देश, यहाँ पर इनका विस्तार। इसी 30 से 40 अंश में ज़्यादातर इनका विस्तार पश्चिमी भागों में है। कैलिफोर्निया में पाया, ये कैलिफोर्निया है। इसी तरीके से 30 से 40 मध्य चिली में पाया है। ये इसका वायुओं का विस्तार बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर पाया है। इसी तरीके से अफ्रीका में पाया है इसका विस्तार। और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण, खासतौर से दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। ये हमारा भूमध्य सागरीय वायुओं का विस्तार, जिसका विस्तार भूमध्य सागर के तटीय देश जो भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र है उसमें पाया जाता है। दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के मध्य चिली, चिली जो देश है मध्य चिली में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका का जो केपटाउन क्षेत्र है या दक्षिणी भाग है उसमें, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में इस वायुओं का विस्तार। वर्ल्ड का मैप आप लोग जरूर बनाना सीख लें, कोई इसी में नहीं सब में काम आता है। कोई भी चीज़ आप हिस्ट्री में पॉलिटिकल जो पॉलिटी पढ़ते हैं किसी चीज़ में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, इसको बनाना जरूर आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है, सदाबहार होती है। भूमध्य रेखा की अपेक्षा इनके वृक्ष लंबाई में छोटे होते हैं, लेकिन इनकी जड़ें अधिक गहराई तक होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में भी जो है ये सारे वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिरा सकते। ग्रीष्म ऋतु में इनको पानी कहाँ से मिलता है? भूमिगत जल से मिलता है।
होता है। जड़ें इनकी अधिक गहराई तक जाती हैं और उससे ये अपने पानी की पूर्ति करती हैं और ये अपने नमी जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको भी रोकती हैं। इनकी छालें जो होती हैं वो बड़ी मोटी होती है जिससे कि बाहर का अंदर का पानी बाहर ना निकले। दरारें उनमें होती हैं, फटी होती हैं दरारें, जो छालें होती हैं, पेड़ की छाल आपने देखा होगा, पेड़ की छालें जो होती है वो मोटी होती है। पत्तियाँ जो होती है चौड़ी होती है और गहरे हरे रंग की होती है, कड़ी होती है, चमकीली होती है। ये हमने आपको जब भूमध्य सागरीय वन बताया था तब आपको नहीं बताया ये आता है भूमध्य सागरीय वन, क्योंकि जो वन जो हमने आपको पढ़ाया था उसी से मिलता जुलता है सब। अब यहाँ पर जो है 3 स्तर पाए जाते हैं, जो वनस्पति के स्तर है वो 3 पाए जाते हैं। पहले स्तर में आपके वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे शोक वृक्ष बहुत, ये सबसे अधिक ऊंचाई का रहता है, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक। दूसरा इसमें स्तर जो होता है वो झाड़ियों का होता है और तीसरा जो होता है वो शाकीय पौधे होते हैं या घासें जो होती हैं। तो इसमें वनस्पति का जो लंबवत स्तर पाया जाता है वो 3 स्तर पाए जाते हैं। ये लेवल है, लेवल 1। लेवल 1 में सबसे अधिक ऊंचाई तक जो वृक्ष पाए जाते हैं। लंबाई कितनी होती है? लंबाई जो है औसत रूप से देखा जाए तो 30 मीटर तक उनकी अपेक्षा जो है इनकी ऊंचाई औसत। अब झाड़ियाँ जो है वो आपकी 2 से 3 मीटर ऊंचाई तक पाई और शाकीय पौधे जो घासें होती हैं वो धरातल पर ही रहती हैं। इनको अलग अलग नामों से भी कहीं कहीं जाना जाता है। ये झाड़ियाँ होती हैं इनको माक्वी के नाम से जानते हैं यूरोप, माक्वी या माक्विस कहते हैं। माक्वी कैलिफोर्निया में इन्हीं झाड़ियों को चैपरल के नाम से जाना। चैपरल के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में इसी को किम्बिस के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पूछा है चैपरल मार्क। और चिली में इसी को मैटोरल के नाम से। ये झाड़ियों को बता रहे हैं। ये जो झाड़ियाँ उगती हैं इनको माक्वी, यूरोपियन कंट्रीज में माक्यू के नाम से जाना जाता है, माक्विस कह देते हैं। कैलिफोर्निया में चैपरल बहुत पूछा जाता है कि चैपरल झाड़ियाँ या चैपरल वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको कैलिफोर्निया बताना होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को कैलिफोर्निया। दक्षिण अफ्रीका किम्बिस और मैटोरल चिली, मध्य चिली। फिनिश FINDIS। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शीतोष्ण घास मैदान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। टेम्परेट ग्रास बायो, ठीक, इसको करते हैं आप। आप जब भी पढ़े थे एग्जाम में के लिए वर्ड कंपैरिटिव बना के तैयार करें, कोई भी चीज़, चाहे इंडिया का हो चाहे, आपको बहुत जल्दी याद होगा, भूलेगा। और वर्ड कंपैरिटिव बना के आपको दिखाना भी।
नेक्स्ट हमारा जो वायु शीतोष्ण घास वायु। टेम्परेट ग्रास वायु। टेम्परेट ग्रास वायु, शीतोष्ण घास वायु। घास तो आप जानते हैं कि उन क्षेत्रों में होगी जहां पर वर्षा कम। तो जो शीतोष्ण घास वायुओं का विस्तार है वो 30 अंश से 50 अंश के अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। इनका विस्तार कहाँ थे? 30 अंश से 50 अंश अक्षांश, 30 अंश से 50 अंश अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध। कहाँ पर पाया जाती है? जहां पर वर्षा जो है 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य। तो शीतोष्ण घास वायुओं का विस्तार 30 अंश से 50 अंश अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में जहां पर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। अब आप इसमें वनस्पति को तो देख ही रहे हैं कि केवल यहाँ पर घास मुख्य है। कभी कभी इरले वन दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र कैसा है? घास प्रधान क्षेत्र। मानव का हस्तक्षेप भी बहुत हुआ है क्योंकि ये जो घासें हैं वो उपजाऊ क्षेत्र होती हैं। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया? एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर दिया। तो मानव का हस्तक्षेप भी यहाँ पर बहुत अधिक हुआ है। अब देखिए ये जो घासें हैं शीतोष्ण घास, यानी कि इनका जो रीजन है वो शीतोष्ण क्षेत्र है, यानी कि 23.5 अंश से नीचे। अभी 23.5 अंश से इसके दोनों गोलार्धों में 30 से 50, और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे तो स्टेपी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनको स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। जैसे जो कनाडा और 50 अंश जो है नाम कनाडा और तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी घास, कनाडा के दक्षिण और संयुक्त राज्य अमेरिका के यहाँ पर इस घास को क्या कहते हैं? प्रेरी। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। हाँ, चाहे आप छोटा एग्जाम नहीं, छोटा प्रेरी या प्रेरीज। मध्य एशिया में इसको स्टेपी के नाम से जाना जाता है, फेमस है। सबसे ज्यादा इसी ग्रासलैंड का विस्तार भी है जो हंगरी से लेकर चाइना तक। हंगरी में इसको पुस्तोस के नाम से जानते हैं। हंगरी और इस मंचूरिया जो प्लेस है उसी के नाम पे इसको मंचूरियन ग्रास दिया, मंचूरिया ग्रास आ जाता है चाइना।
नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा के दक्षिणी और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जिसे हम प्रेयरी के नाम से जानते हैं। ठीक। मध्य एशिया में स्टेपी के नाम से जाना जाता है, जिसके स्थानीय नाम हंगरी में पुस्तौज और चीन में मंचूरिया। अर्जेंटीना में और उरुग्वे में इसको पंपास के नाम से जाना जाता है। पंपास अर्जेंटीना। देश का नाम भी याद रखिएगा आपका, देश का नाम ही आएगा यहाँ, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। मध्य एशिया, हाँ, मध्य एशिया में सबसे ज़्यादा भाग रूस का कवर करता है, ये ध्यान रखिए। स्टेपी में सबसे ज़्यादा भाग रूस का, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया हो। कंपास हो गया। अफ्रीका में इसको रेड के नाम से जाना जाता है। रेड दक्षिण। ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स के नाम से जानते हैं। डाउन्स। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। देश का नाम आता है, मिलाने के लिए भी आता है, मैच करने के लिए भी आता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा, लिख भी लेंगे आप। प्रेयरी जो है कनाडा में संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। पंपास अर्जेंटीना में, पुस्ताज हंगरी, स्टेपी मध्य एशिया, और आप ब्रैकेट में रूस में भी लिख लीजिएगा, रूस में ज़्यादा विस्तार है। मंचूरिया चीन में, वेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ये स्थानीय नाम तो शीतोष्ण घास मैदान जो है वो 30 से 50 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, जहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर इस तरह की कोई बात ही नहीं, घास का मैदान है, तो ये घास केवल पाई जाती है। ये एक ही स्तर इसमें रहता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे स्टेपी वगैरह में वहाँ पे एंटीलोप पाया जाता है, और वेल्ड में है तो यहाँ पर शेर है, लकड़बग्घा है, ये पाया जाता है। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ कंगारू पाए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगहों में अलग अलग जीव जंतु। बहुत जगह इनमें जो है, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर भी करना शुरू कर दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरी रीजन में गेहूँ की खेती की जाती है। पंपास अर्जेंटीना में गेहूँ की खेती की जाती है। वेल्ड में गेहूँ की खेती की जाती है। इस तरीके से ये जो घास के क्षेत्र उपजाऊ होने के कारण जो है मानवों का यहाँ पर हस्तक्षेप। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं टैगा बांग्ला। टैगा टैगा बांग्ला। अब आप देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है लैंड का विस्तार कम है। देख रहे हैं ये सब खाली पड़ा हुआ, तो लैंड का विस्तार कम होने की वजह से
जो टैगा बायोम है उसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखें टैगा बायोम। इसको कोणधारी या शंकुधारी बायोम भी कहते हैं, कोनिफेरस बायोम भी कहा जाता है इसको, शंकुधारी इसको कोणधारी। इसकी पत्तियां जो होती है वो शंख, उनका आकार जो होता है वो शंख के आकार का होता है, पत्तियां जो होती कोण नुकीली होती, तो कोणधारी अथवा इनको शंकुधारी वन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार जो है 50 अंश से लेकर कहीं पर आपको 65 और कहीं पर 70 मिल जाए। अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध, ये भी आपको ध्यान देना है कि इसका विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध होता है। तो टैगा बायोम का जो विस्तार है वो 50 अंश से लेकर 65 अंश या कहीं कहीं पे आपको 70 अंश मिल सकता है। 70 अंश अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में पाया, दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 50 अंश के बाद यहाँ पर स्थल इसका विस्तार जो है वो आपका कनाडा, जो संयुक्त उत्तरी अमेरिका का, और यूरेशिया, यूरोप और एशिया, इसका विस्तार कनाडा, बहुत कोमल लकड़ी होती है, कोनिफेरस फॉरेस्ट। ये आपका टैगा बायोम। टैगा बायोम का विस्तार 50 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 65 अंश या 70 अंश उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। ये केवल उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इन अक्षांशों पर स्थल का विस्तार नहीं। इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शंख के आकार के। यहाँ पर तापमान जो होता है, यानी कि शीत ऋतु होती है वो अधिक कठोर होती है, शीत ऋतु कठोर होती है। इनको जो वर्षा मिलती है वो जो गर्मियों में हिम जब पिघलता है उससे इनको वर्षा प्राप्त, जो जल की प्राप्ति है गर्मियों में जब वहाँ पर जो बर्फ होती है वो पिघलती है, उससे इनको यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो उनमें समरूपता पाई जाती है, एक रूपता पाई जाती है। इसीलिए समउधारी वृक्ष जो होते हैं उनका विलोपन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। कनाडा वगैरह है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा वगैरह को देखिए सबसे पेपर में अग्रणी, सबसे ज़्यादा पेपर का उत्पादन कर रहा है, पेपर है, लुगदी है, सबसे ज़्यादा ये कोनिफेरस फॉरेस्ट, क्योंकि समरूपता पाई जाती है इसलिए इनके वनों की कटाई में बहुत आसानी है।
पूछा जाता है कि कोनिफेरस फॉरेस्ट की क्या विशेषता होती है, तो आपको ये बता दें एक रूपता होती है। एग्जाम में आता है कि शंकुधारी या कोणधारी वनों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो एक रूपता, होमोजेनिटी, उनके अंदर होमोजेनिटी है, होमोजीनियस है, ये समान, हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस। ठीक, और ये सब के आकार के रूप में होते हैं। ऐसा आकार क्यों होता है, अपने को हिमपात से बचाते हैं, जो स्नोफॉल होता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कैसी होती है, ज़्यादातर वर्षा हिम के रूप में। जैसे वर्षा हुई हिम के रूप में, अब चूंकि इसका आकार ऐसे है, आपने देखा होगा अपने आप ही ऐसे है आकार, सब क्या होती है, बर्फ नीचे चलेगा। मतलब ये आपको ये दर्शा रहा है कि प्रकृति में जो भी चीज़ है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वनस्पति हो, वो अपना पर्यावरण के साथ कैसे अनुकूलन करता है। अनुकूलन क्यों करता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रत्येक प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वनस्पति हो और चाहे मानव हो, वो अपने को उसी तरीके से ढालता है। जैसे जो आदिवासी हैं, जो विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं, उसको अपने आप को उसी तरीके से पत्तियां नुकीली हो, जिससे वाष्पोत्सर्जन क्या हो, एक पॉइंट से हो, बिंदु से। अगर पूरे से वाष्पोत्सर्जन होगा तो बहुत अधिक मात्रा में होगा, लेकिन वही जब नुकीली हो जाती हैं तो क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन केवल उसी नुकीले बिंदु से होता है, नुकीले भाग से होता है। तब नुकीला भाग एकदम छोटा होता है, तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है, पानी की कमी नहीं होती। तो इससे बचाने के लिए इस तरीके से ये अपना रूप धारण करते हैं और इनमें एक रूपता पाई जाती है। तो टाइगर क्लाइमेट की ये विशेषता है सबसे बड़ी, कि एक रूपता पाई जाती है। केवल यहाँ पर कोनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। अब मुख्य रूप से जो जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर आपके कैरिबू और कैरिबू पाए जाते हैं, और जो ध्रुवी भालू होते हैं वो पाए जाते हैं, लोमड़ी है, इस तरीके की। मतलब ये यहाँ पे जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो उनकी जो रक्षा के लिए होता है कि अब हमारी सर्दियों से रक्षा करना है, तो उनके क्या होते हैं, रोए होते हैं, या मतलब उनकी खाल ऐसी होती है कि वो उसको रोके रहते हैं, शीत ऋतु उनको बचाए रखते हैं। ठीक, ये टैगा बायोम है। नेक्स्ट है इसी में टुंड्रा बायोम। अब 65 या 70 अंश से जो उत्तरी भाग में विस्तार है वो टुंड्रा बायोम का है। किसका है, टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब होता है बंजर भूमि, बैरन लैंड, बंजर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता, हमेशा हिम की मोटी परत जमा रहती। टैगा मीन्स होता है बंजर, बैरन लैंड। हाँ, टुंड्रा सर। टुंड्रा, टुंड्रा मीन्स बंजर। अभी जो आप छेद देख रहे हैं 65 से 70 के ऊपर का, ये सब क्या है, ये सब टुंड्रा बायोम है। इसका भी विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। टुंड्रा बायोम का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में 65 अंश उत्तरी अक्षांश के उत्तर में पाया जाता है। तो टुंड्रा बायोम में इसका विस्तार
65 उत्तरी अक्षांश के उत्तरी भाग में पाया जाता है। अलास्का हो गया, कनाडा का जो सुदूर उत्तरी भाग है, इसी तरह यूरोप का और एशिया का, एशिया में यूरोप में जो साइबेरिया का क्षेत्र आता है, यहाँ पर टुंड्रा क्लाइमेट पाया जाता है, टुंड्रा बायोम पाया जाता है। अच्छा, टुंड्रा क्लाइमेट की विशेषता क्या है कि यहाँ पर तापमान बहुत कम है। 9 महीने तो यहाँ पर शीत ऋतु रहती है, एक तरीके से बर्फ जमी रहती है। केवल 3 महीने प्रकाश यहाँ पर मिलता है, लेकिन 3 महीने जो प्रकाश रहता है वो कंटिन्यू नहीं रहता है। ये 3 महीने प्रकाश जो मिलता है उसी का जो तापमान है उसी से यहाँ पर कुछ कार्य हो पाते हैं, उसी से जो हिम पिघलती है थोड़ी बहुत, उसी से यहाँ पर वे छोटी मोटी वनस्पतियाँ उगाती हैं। वनस्पतियाँ क्या हैं? वो घास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काई और लाइकेन, मांस और लाइकेन, काई या मांस और लाइकेन। आपने काई को देखा होगा आपके घरों में, जहाँ पर पानी रुकता है, हाँ, उसी तरीके की यहाँ पर वनस्पति लाइकेन और काई है। और जो टैगा में था तो उनमें आपको बताया था कि वहाँ पे स्प्रूस है और पाइन है, फर है, वहाँ पर उस तरीके की वनस्पति उगती है टैगा में। टैगा में अगर आपने न लिखा हो तो लिख लें, वहाँ पर स्प्रूस, पाइन और फर, स्प्रूस, पाइन, फर, इस तरह के वृक्ष वहाँ पर उगते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से लाइकेन है और मॉस है, एल्डर है, एल्डर भी यहाँ पर मुख्य रूप से ये एग्जाम में पूछे जाते, ये आपको याद है, मास और लाइकेन, काई और लाइकेन। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति वहाँ पर ठंडी होती होगी, प्रकाश बहुत कम मात्रा में होता है। अब यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, यहाँ पर रेंडियर रहते हैं, कैरबू रहते हैं, आर्कटिक लोमड़ी रहती है, रेंडियर है यहाँ पे, कैरबू, आर्कटिक लोमड़ी है, मस्क, ध्रुवी भालू, पोलर जो बियर होते हैं, इनकी विशेषता होती है कि जैसे आर्कटिक लोमड़ी है तो उसके पंजे इस तरीके से रहते हैं कि उसके शरीर का तापमान जो बाहर नहीं निकलता। ध्रुवी भालू है, मस्क है, तो इनके जो खाल होती है तो शीत से रक्षा करने के लिए उसमें बाल रहते हैं, और ये बाल जो होते हैं गर्मियों में जब ग्रीष्म ऋतु आती है अपने आप झड़ भी जाते हैं, नहीं तो बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी। तो मतलब प्रकृति का ऐसा संतुलन बना रहता है कि शीत ऋतु में उनके बाल रहते हैं जो उनकी शीत ऋतु से रक्षा करती है, और ग्रीष्म ऋतु में ये काई और लाइकेन जो है ये वास्तव में एक गुच्छों के रूप में उगते हैं, और इनकी जो धरातल से ऊंचाई रहती है वो 5 से 8 सेंटीमीटर है। धरातल से जो इनकी ऊंचाई होती है वो 5 सेंटीमीटर से लेकर 8 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। और ये जो सागरी जीव जंतु यहाँ पे वालरस है और सील और व्हेल, ये यहाँ पर मछलियाँ पाई जाती हैं। सागरी जंतु वालरस, सील
जिसका शिकार करते हैं यहाँ पे जानकारी रहती है, जिनको एस्किमो कहते हैं, जानते हैं एस्किमो। एस्किमो या सेमाइट भी कहते हैं, यूरेशिया सेमाइट, कनाडा में एस्किमो। आइनूक भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन मेन नाम इनका एस्किमो। आइनूक, कनाडा में आइनूक भी कहते हैं। ये ट्राइब्स से वर्ड, तो ये यहाँ पर निवास करते हैं। सोचिए कि इस तरीके की क्लाइमेट में ये आदिवासी जो है यहाँ पर निवास करते हैं। ट्राइब्स कैसे निवास करते होंगे? ये बर्फ के जो है घर बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। बहुत आता है एग्जाम में, बचपन से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 2nd और 3rd की बुक में भी इससे शुरू हो जाता है। 4th में शायद नहीं, 2nd 3rd में भी है, 4th में भी होगा, मतलब 2nd 3rd में शुरू हो जाता है, फिर तो चलता रहता है। मतलब हमने 2nd की बुक में देखा है, इसलिए आपको पता है। तो जब 2nd में है तो 3rd 4th में तो आगे बढ़ता रहता है। आगे आप जो है PG तक की बुकों में आप पाएंगे। तो ये जो एस्किमो जनजाति रहती है अपने घरों को बर्फ से बनाती है, क्योंकि वहाँ पर और कुछ चीज़ें मिलती ही नहीं है, तो बर्फ से बनाती है। और इसके ठंड से बचने के लिए जो इसका भीतरी भाग है उसको क्या लगाती है, अपनी खाल लगाती है। जो इनका ये शिकार करते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, तो इनसे जो खाल मिलती है उसी को खाल निकाल कर ये लोग पहनते भी हैं। और इसी को जो इग्लू घर होता है उसके अंदर साइड से, कि हमारे ठंडी ना पहुंचे, हमको ठंडी ना लगे, उस खाल का प्रयोग भी करते हैं। रिफ्लेक्शन भी होता है, सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन, जो सूर्य की किरणें होती है उनका रिफ्लेक्शन भी जो बर्फ वगैरह होती है उससे, जिसको अल्बेडो कहते हैं, ज़्यादा परावर्तन भी होता है। अब यहाँ पर ये जनजातियाँ रहती हैं और ये मतलब जो ये शिकार करती हैं, मुख्य रूप से व्हेल का और शेर का शिकार करती हैं और हार्पून नामक भाले का प्रयोग करती हैं। हार्पून से करती हैं। पूछा जाता है किसके द्वारा जो है एस्किमो शिकार करते हैं, तो हार्पून के द्वारा। जो इनका खास तौर से नुकीला होता है, एक भाले की तरीके होता है, हार्पून। और ये नाव बनाते हैं इसी खाल से, सील की जो खाल होती है और हड्डियों से जमती है, इससे ये नाव बनाते हैं, जिससे हम लोग कयाक कहते हैं। और ये लोग गाड़ी भी बनाते हैं, जिसको जो वहाँ पे कुत्ते होते हैं या रेंडियर होते हैं उनको स्लेज नाम कहते हैं, स्लेज कहते हैं। ये तो उनकी आदिम व्यवस्था है। लेकिन जो वनस्पति पाई जाती है वो मुख्य रूप से काई हो गया, लाइकेन हो गया, एल्डर हो गया, और ये 5 से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक जो है ऊंचाई होती है। और मुख्य रूप से जो जीव जंतु हैं वो आपके रेंडियर है, कैरकून है, आर्कटिक लोमड़ी है, मस, भालू, ये सब। अब तो ये आपका टुंड्रा बायोम है। तो मैंने लगभग आपको सारे वायु बता दिए हैं जो प्रमुख। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछिए, अभी हमारे पास चूँकि समय है। तो इस समय उष्णकटिबंधीय घास भी बताया था आपको, तो सवाना घास अफ्रीका में पाई जाती है, और लानोस वेनेजुएला, कंपोज ब्राज़ील, इसको भी आप जाने रहिएगा। जो हमने आपको उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम बताया था, उसमें बताया था कि ब्राज़ील में सवाना बायोम जो होता है उसको सेराडो कहते हैं, ये भी जाने रहिएगा, आता है।
और कंपोस्ट घास जो होती है, उसका डंडी घास जो होती है उसको हम कंपोस्ट के नाम से जानते हैं ब्राज़ील, लाइनोस के नाम से वेनेजुएला में। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। बायोम जो वास्तव में आपकी जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उसी के लिए प्रयोग किया गया था सर। 1916 में क्लीमेंट्स ने प्रयोग किया था। 1916 में बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है उसकी क्लीमेंट्स, फिर आगे चलकर जो है जो रिसर्च वगैरह होने लगे तो बायोम सब आम हो गया, लेकिन पहले इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। ये एक तरीके से प्लांट्स की और एनिमल्स जो आप कम्युनिटी देख रहे हैं वो आपकी कम्युनिटी। जलीय बायोम भी होता है। हाँ, जलीय बायोम उतना चूँकि बहुत गहराई से उसका अध्ययन नहीं किया जाता है, मतलब उसके वास्तव में बायोम को जो है निर्धारण कर पाना कठिन काम है, थोड़ा एग्ज़ाम में नहीं आता है। बाकी जो आप पढ़ते हैं कि इसको इसके बायोम को समुद्र के जो जल स्तर होता है, सी लेवल से होता है, उसकी गहराई तक ले जाते हैं। जो तटीय क्षेत्रों में तो उसकी जैसे मेरेटिक कहते हैं, मेरेटिक बायोम कहते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और आगाध क्षेत्रों में जो होते हैं डीप जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको तो डिवीज़न है, लेकिन उसका निर्धारण थोड़ा कठिन है चूँकि आपके एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए जो है। बाकी तो बायोम सब जगह है जहाँ भी जीव जंतु और वनस्पति पाए जाएंगे वो सब आपका बायोम है, लेकिन हम आपके भी एग्जाम के हिसाब से बताएं। ये सर जो इग्लू बने होते हैं, इग्लू ये कितनी गहराई तक होते हैं? मतलब अब नहीं, वो गड्ढा कभी कभी खोद लेते हैं इसमें अपने से शीत ऋतु से बचाने के लिए, वो गड्ढा होता है। बाकी और गहराई इग्लू की नहीं होती, उसके अंदर गड्ढा खोद देते हैं। 1 मीटर के आसपास का गड्ढा खोदते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। ठंड जब ज़्यादा लगती है उसको बचने के लिए, क्योंकि उनका दरवाज़ा भी बहुत छोटा होता है। इग्लू का जो दरवाज़ा होता है देखा है आपने, अगर फिगर देखा हो तो झुक कर जाते हैं। हाँ, और घुस जाएंगे और गड्ढा खोद लेंगे 1 मीटर का, उसी में जैसे कुत्ते नहीं बैठते हैं उसमें मुड़ के बैठ जाने से थोड़ा ठंड कम लगी। ये बहुत अधिक शीत महसूस है। तो सर प्रकाश के लिए क्या उपयोग करते होंगे? प्रकाश के लिए जो ये सील नहीं होती, जो चर्बी होती है, जैसे सील का पद करते हैं, सील का शिकार करते हैं हंटिंग, तो जब उसको लाते हैं तो उससे जो चर्बी होती है उसी को इकट्ठा करते हैं, उसकी जो चर्बी वस्तु होती है उसी को जलाते हैं। यही उनकी प्रकाश है। उनका जो करते हैं शिकार उसका बहुत विधिवत करते हैं, उसकी खाल वगैरह भी प्रयोग करते हैं, मांस खाते हैं और इसके बाद चर्बी रखे रहते हैं उससे प्रकाश। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश की व्यवस्था जो है कमरे जो कभी भी बहुत सी ऋतु हो जाती है, बहुत अधिक मर भी जाते हैं लोग, जो लोग मर भी जाते हैं। अब ये इसमें कहीं कहीं लिखा हुआ है कि इकट्ठा करते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ कि ये लोग जो है भोजन रखते नहीं, कहीं कहीं तो लिखा हुआ है कि नहीं भोजन रख भी लेते हैं। तो बहुत इसमें मतलब तो नहीं है, संचय जिसे कहते हैं, सीधे संचय करते हैं, लेकिन मांगते नहीं किसी से। उनकी विशेषता होती है कि हमारे पास भोजन है तो तुम उनको दे दो, ये सब नहीं करते हैं। उसी समय मिल के शिकार करेंगे तो बांट लेते हैं, बाकी मांगते नहीं। स्वाभिमान बहुत होता है, चाहे मर जाएं लेकिन जो है मांगेंगे नहीं। तो अब ये है बिना पहियों की गाड़ी में आपको बताया कि उसी से बनाते हैं, जो खाल होती है इसी से बनाकर, और जो रेंडियर है और या जो कुत्ते होते हैं वहाँ पे उनसे जो है रेंडियर एक तरीके से वही होते हैं उनका, तो वो खींचते हैं, बड़ी तेज़ी से खींचते हैं।
जनजातियाँ तो बहुत हैं और अपनी अपनी सब क्षेत्रों में इनको कई नामों से जाना जाता है। फिनलैंड में इनको फिन्स के नाम से जाना जाता है, रसा में इनको चुचकी के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग बड़े स्थानीय नाम है, लेकिन एक कॉमन शब्द है स्की। और आइनूत के नाम से भी कनाडा में जाना जाता है। इस तरीके से इनके नाम। अब मैं आपको थोड़ा सा टेम्परेट वायु के बारे में बता देता हूँ। शीतोष्ण वायु, बस समय है 10 मिनट। आप देखिए शीतोष्ण वायु, टेम्परेट फॉरेस्ट वायु, ये एक पॉइंट था जो छूट रहा था। शीतोष्ण वन वायु, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय क्षेत्र, जो हमारा पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, यहाँ पर इनका विस्तार पाया जाता है। पतझड़ वन, पतझड़, ये भी अपनी पत्तियां गिराते हैं। पतझड़ वन वायु को कहते हैं। ये पत्तियां जो होते हैं अपनी साल में एक बार गिराते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मिक्स टाइप के वन पाए जाते हैं। मिक्स टाइप के वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपको सब ट्रॉपिकल रीजन के भी मिलेंगे और उधर जो आपने पढ़ा था कोनिफेरस, वो भी आपको मिलेंगे। जैसे इसमें आपको स्प्रूस है, पाइन है, फर है, ये भी आपको मिलेंगे। और जो जैसे भूमध्य सागर में आपने पढ़ा ओक है, कार्क है, जैतून है, तो ये भी इस तरीके के भी पर मिलेंगे। मतलब कहने का कि ये चौड़ी पत्ती और एक तरीके से मिक्स्ड फॉरेस्ट होते हैं, जैसे मिश्रित वन वायु। इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है और यूरोपियन कंट्रीज, ये और पश्चिमी। और तो लगभग मैंने बता दिया। और आप पूछ लीजिए, अगर ये बायो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो मैं फिर से उसको बता सकता हूँ। जैसे बायो की परिभाषा या बायो मतलब कोई भी चीज़ आपको जितना भी हमने बताया, इसमें से कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आई हो देख लें एक बार। अब देखिए यहाँ पर मानव का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। जैसे ये जो आदिवासी भी हैं, ये पहले पूरी तरीके से हंटिंग जो है शिकार में ही जीवन यापन करते थे और पशुओं की खाल वगैरह पहनकर जो है अपना जीवन यापन करते थे। तो इनके लगातार विकास भी हो रहे हैं। सरकार जो है, कनाडा की भी सरकार इनके विकास के लिए प्रयास कर रही है और दूसरा रूस में भी इनके लिए प्रयास हो रहा है। रूस में रेंडियर फार्म वगैरह भी खोले गए हैं और इनके लिए अब जो ये कपड़े जो पहनते हैं वो जो है
इससे पशुओं के खाल वगैरह से नहीं पहनते, जैसे फाइन फर है इनसे बने हुए कपड़े पहनते हैं। थोड़ी बहुत इन्होंने एग्रीकल्चर भी, जहाँ पर निचले स्तर पर जो निचला भाग रहता है तो उसमें थोड़ी बहुत इन्होंने कृषि कार्य भी करना शुरू किया है। लकड़ी वकड़ी काटने के कार्य में इनको लगाया गया है। जिससे हमने आपको बताया कि उस भाई जहाँ टुंड्रा है उसको जस्ट नीचे टहगा, टहगा में संतधारी वृक्ष पाए जाते हैं और वहाँ पे लकड़ी काटने का काम होता है, तो उसमें भी इनको लगाया जा रहा है, नौकरियाँ दी जा रही है। तो धीरे धीरे इनको भी जो है वहाँ की सरकारों का ये प्रयास है कि इनको मुख्य धारा में लाया जाए, जो है समाज के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करके इनको भी ज्ञान यानी कि इनकी भी शिक्षा बढ़ाई जाए और इनको समाज की जो मुख्य धारा है उसमें जोड़ा जाए। तो लगातार जो है इनका विकास हो रहा है। वैसे हर क्षेत्र में जो बायोम है, बायोम को हम लोग नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, लेकिन जो है वास्तव में मानव का हस्तक्षेप हर जगह बढ़ा है, चाहे जो बायोम। हम तो बायोम में क्या कहते हैं, एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी समुदाय के रूप में देखते हैं। आपको हमने ये डिफिनेशन बताई थी कि वो साथ साथ क्या रहते हैं, मतलब बायोम जलवायु से नियंत्रित वह क्षेत्र हैं जिसमें प्राणी और पौधे समान जलवायु परिस्थितियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में एक पारिस्थितिक समुदाय के रूप में रहते हैं। लेकिन है कि अब सब जगह मानव का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, यानी कि बायोम को भी क्या है धीरे धीरे खतरा होता जा रहा है। जैसे देखिए प्रेरी घासें थी, लेकिन अब वहाँ पर क्या है, मानव का हस्तक्षेप बढ़ गया। जहाँ पर प्रेरी घासें थी वहाँ पर हमने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, चाहे प्रेरी रीजन हो, चाहे स्टेपी रीजन हो, चाहे पंपास, अर्जेंटीना, वेड, ये सब गेहूँ की खेती के लिए प्रसिद्ध और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है, विस्तृत कृषि हो रही है। गेहूँ के फार्म लगा दिए गए, गेहूँ की खेती करते हैं। इसी तरीके से कोई भी बायोम ले, अगर आप माउंटेन पर्वतीय बायोम ले लें, पर्वतीय पर बायोम, तो वहाँ देखिए क्या मानव का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। वहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियाँ कम होती जा रही हैं। भाई जो वनस्पतियाँ हैं उसी के आधार पर जीव जंतु हैं। वनस्पतियाँ या जिसको हम लोग प्राकृतिक आवास कहते हैं, नेचुरल हैबिटेट कहते हैं, वो क्या है उनके लिए प्राकृतिक आवास है। तभी जब आवास रहेगा तभी उनकी संख्या वृद्धि होगी और वो रहेंगे। जब जैसे आप देखिए जैसे कितना कंस्ट्रक्शन होता है, हाईवे का अगर निर्माण हो रहा है, कितने पेड़ काटते चले जा रहे हैं। तो पक्षियों के लिए प्राकृतिक, खासतौर से पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास भी कम होते जा रहे हैं। जैसे हमने माउंटेन क्षेत्र में जो है क्या टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के रूप में, पर्यटन उद्योग के रूप में हमने बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर मानव का हस्तक्षेप बढ़ गया। बहुत सारे जो है एक साथ जो हमारी प्रकृति है उसका विनाश हो रहा है। तो उस प्रकृति में क्या है, रहने वाले जो जीव जंतु है, वनस्पति, उनका भी विनाश हो रहा है। तो मानव का हस्तक्षेप जो हमारा बायोम है, क्षेत्र है, उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उससे नुकसान भी हो रहा है। कुछ जगह तो है मान लीजिए बहुत, लेकिन एक पिछड़े हुए क्षेत्र आदिवासी लोगों का तो हो रहा है। लेकिन बायोम हम लोग क्या लेते हैं, मुख्य रूप से प्लांट और एनिमल लेते हैं, जीव और वनस्पति लेते हैं। तो लेकिन इनमें क्या है, इनमें सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि इनके जो प्राकृतिक आवास कम हो रहे हैं, तो इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। तो मानव का हस्तक्षेप जो है बढ़ता चला जा रहा है हर जगह, चाहे कोई भी बायोम ले, तो पर्वतीय बायोम उठा के दिया, क्योंकि सरकार को पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हम प्राकृतिक आवास या जो हमारी प्रकृति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह कोई भी क्षेत्र आप देख लीजिए, कोणधारी वन जो आप टहगा बायोम की बात कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे वृक्षों का जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टिम्बर उद्योग है वो फेमस है, यहाँ पर लकड़ी काटने का कार्य होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे वृक्षों को काटा जा रहा है। इस तरह से बायोम में मानव का हस्तक्षेप लगातार। सर ग्रीन डेटा लिस्ट के अंतर्गत किन प्रजातियों को रखा जाता है? ग्रीन 3 तरीके की होती है, ग्रीन और हाँ
में जो होती जो आकस्मिक विलुप्त होने वाली है, आकस्मिक विलुप्त। रेड, पिंक और ग्रीन तीन होती हैं। ये आकस्मिक जो विलुप्त होती है वो पिंक में है, पिंक में आती है। ग्रीन में जो है दोनों से अलग, देखिए फिर से समझ लीजिए, जो रेड डेटा लिस्ट होती है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, यानी कि जो संकटापन्न प्रजाति होती है, जिनमें संकट छाया हुआ है। पिंक गुलाबी में उनको रखते हैं जो आकस्मिक विलुप्त होने वाली है, और ग्रीन में इन दोनों से अलग जो ये है, क्या इसको सही कर लीजिए। रेड डेटा लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, संकटापन्न प्रजाति, और पिंक में आकस्मिक, जैसे अचानक विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ उनको रखते हैं, और ग्रीन में इन दोनों से अलग, जो इन दोनों में नहीं रखते हैं उनको इसमें। और कुछ क्वेश्चन और बताएं। तो नेक्स्ट टाइम पे क्या पढ़ेंगे आप? कुछ आपने सोचा है नेक्स्ट टाइम? अभी आप बोल रहे थे वही पढ़ेंगे हम तो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, इसके बारे में। ठीक, तो फिर अगर क्वेश्चन हो तो बताएंगे, तो क्लास संबंध पूछना। जो अभी आपने हमको आज और कल में दोनों पढ़ाया उसको आप एक बार देख सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपको कोई टीम ना समझ में आई, लेकिन घर जाके पढ़िए जरूर उसको, तब आप पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा, और इसके क्वेश्चन जरूर देखिए। सर जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो हुआ था तो ये कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में या फिर? नहीं, ब्राज़ील में नहीं, ये तो साउथ अफ्रीका में। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था 1992 में, और 10 साल बाद फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही लेकर, समपोषणी विकास को लेकर ही 2002 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ये इसी की अगली कड़ी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर समपोषणी विकास, यानी कि हम ऐसा विकास करें जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो संसाधन, मतलब वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग हम इस तरीके से करें कि वे संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बने। जैसे जल का उपयोग कर रहे हैं आप, ये ना सोच लीजिए कि अरे हमको तो बस 50 साल 60 साल जीना है और तो हम पानी का उपयोग ढंग से कर लें, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा तो हमसे क्या मतलब है, हमने तो अपना जीवन पूरा कर लिया। तो ऐसी धारणा ना, ये ना हो कि अत्यधिक उसका विदोहन कर लें, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति विदोहन कर लें। हम उतना ही करें जितनी हमको ज़रूरत है, और जब हम उतना ही करेंगे जितनी हमको ज़रूरत है उस हिसाब से चलेंगे तो उसमें आप साथ करने की क्या होती है, क्षमता होती है किसी भी पर्यावरण में, आदमी भी होती है। लेकिन जब आप एक सीमा से अधिक उसका विदोहन करते हैं तो फिर वो अपने आप को जो पुनः समायोजित नहीं करता। नदियों में बहुत सारा कचरा फेंका जाता था बहुत पहले से, लेकिन उतना प्रदूषित नहीं होता, लेकिन जब उसकी सीमा से परे हो गया, रोज़ नए उद्योग लग रहे हैं, रोज़ घरेलू जो सीवेज से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसी में जो है मल मूत्र और जो औद्योगिक अपशिष्ट है वो सब उसी में जा रहा है। सिर्फ नदियों का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है, नहीं, नदियों का जल स्तर तो भाई कारण से हो रहा है, कम हो रहा है, कई उसके कारण है।
लेकिन आप देखिए हम उस नदियों का जल जो है रोक नहीं रहे हैं, डैम बना के नदियों का जल रोक रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उतनी वर्षा भी नहीं हो रही, तापमान भी अधिक हो रहा है, तो क्या वाष्पीकरण भी अधिक होगा, टेम्परेचर होगा। इसके बाद जो है नदियों का हम इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, नदी जो क्षेत्र है अब हम वहाँ तक पहुँच गए, नदियों को आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जिससे जल स्तर जो होता है वो कम होता है। उसका जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे आप देख लीजिए नदियों से किनारे से जो उसी से सिंचाई कर रहे हैं, तालाबों से उसी से सिंचाई होती थी, अब तालाब कहाँ रह गए, हमने उनका इन्फोर्समेंट कर लिया, वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते, वहाँ जहाँ पर तालाब है वहाँ पर हमने स्थायी आवास बना दिया। इसीलिए जो अभी कैच द रेन जल शक्ति अभियान चलाया गया है, 22 मार्च को चलाया था विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री जी ने, उसका यही उद्देश्य कि हम फिर से जो हमारी जल संरचनाएं हैं उनको फिर से पुनर्जीवित करें, जो उनमें जाने वाले जल में जो अवरोध है उसको रोकें। जब वो गहरे है ही नहीं है, जब वहाँ पर पानी बरस रहा है वो बह जा रहा है, तो जल के अवरोधों को दूर करें, जल का वाष्पीकरण कम करें। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा तालाब, मतलब बहुत सारी विधियाँ, एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा तालाब है, पानी कम है, वो पूरे तालाब में पानी क्या हुआ है, भरा हुआ। अब जब वाष्पीकरण होगा तो पूरे क्षेत्र से होगा। अब हमने क्या किया कि उस तालाब के ये 4 हिस्से कर दिए, बड़ा तालाब, और उनमें अलग अलग गहराई करनी कि जब कम पानी रहेगा कितनी गहराई में रहेगा, जब इससे ज़्यादा पानी हो जाएगा तब कहेगा। तो वो जो 4 पूरे हिस्से में पानी भरा हुआ था वो केवल 1/4 हिस्से में भर गया जाके पानी, उससे क्या हुआ, वाष्पीकरण होगा कि नहीं वाष्पीकरण। इसी तरीके से हमने गहरा करके पाइप लगा दिया और उसमें बजरी वगैरह भर दिया, जिससे कि पानी जो है उसमें जाएगा, स्वच्छ जल जाएगा, तो हमारे भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ेगा। तो हम भूमिगत जल का स्तर, वो नदियाँ जहाँ जहाँ पर हमारी वहाँ पर देखिए आप कुएँ या हैंडपम्प लगाते हैं तो क्या होता है, बहुत कम में पानी मिल जाता है, यानी भूमिगत जल स्तर वहाँ पर ऊँचा। तो जब भूमिगत जल स्तर का भी उपयोग बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं तो नदियों का भी पानी कम हो रहा है, वही नदियाँ तो हमारे भूमिगत जल स्तर को बढ़ा रही हैं जहाँ पर पानी नहीं हो रहा है। हम जो है ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं, कितना ज़्यादा पानी निकाला जाता है, बहुत जगह पीने के लिए पानी नहीं है। आगरा वगैरह में देखिए 300 मीटर में पानी मिल रहा है नीचे गहराई। आप अपने आप ही देखिए 80 मीटर 100 मीटर तक जो है खुदाई करते हैं, आप फुट में 80 फुट में और 100 फुट तक ले जाते हैं। जब आप कराते हैं तो इतनी गहराई तक चला जाता है। पहले के लोग क्या करते थे, कुआं का पानी एकदम पास में रहता था, 2-3 मीटर की रस्सी से नीचे लेते थे पानी। कुएं में पानी आजकल मिलता नहीं, सूखे। तो जो अप्रयुक्त जल संरचनाएं हैं उनको हम फिर से जीवंत करें, तालाब खोदें, नदियों जो नहरें होती हैं उनको, उनकी गहराई को करें, नदियों को साफ करें, जो हमारे जल में पानी आ रहा है उसको भी संचित करें। तो ये सब करेंगे तो हम जो है जो पानी उपयोग हो रहा है भूमिगत जल स्तर का अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है उसको प्रतिस्थापित, यानी कि कैच द रेन जल शक्ति अभियान जो प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें भूमिगत जल स्तर को वर्षा के जल से प्रतिस्थापित करने का प्रयास है। यह वर्षा जल का उपयोग अधिक से अधिक करें, उसको बर्बाद न करें। एक उन्होंने कहा है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जब गिरे और जहाँ भी करे गिरे इसको पकड़ लीजिए। ये उनका टैग लाइन है, इसका टैग है कैच द रेन। जो जल शक्ति अभियान चलाया गया उसकी लाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, जब भी गिरे जहाँ भी गिरे इसको पकड़ लीजिए। और इसके लिए जिले में, प्रत्येक जिले में राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने यहाँ वर्षा जल केंद्र स्थापित करें और वर्षा जल केंद्र स्थापित करें। वहाँ पर एक इंजीनियर या एक प्रशिक्षित व्यक्ति बैठा होगा जिसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा,
और आप उससे संपर्क करेंगे और वो आपको बताएगा कि आप अपने घर में जहाँ भी आपके पास ज़्यादा ज़मीन है उसमें जल संचयन कैसे कर सकते हैं, आप अपने छत का पानी कैसे रोक सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं या जो एक प्रयास है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अंत में तो वही एक अंत में जो इसको आगे बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को, वो जनता ही, आम लोग ही। जब आम लोगों का साथ मिलेगा तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। मान लीजिए सब बन गया, अगर आप हम चाह ही नहीं रहे हैं, हम इसके लिए इच्छुक ही नहीं है, तो कहाँ, इसके लिए कई है 3 स्तरों पर इसको बनाया गया है। इसके जो हितधारक है इसको वो मतलब एक तो सरकार खुद है जो इसकी प्रशासनिक है, और दूसरा आपके जो जनता है जो कहते हैं कि अंतिम सत्ता जो होती है वो लोगों में ही नहीं होती है, और तीसरा इसके लिए संस्थानों में भी शामिल किया गया। जो बड़े बड़े संस्थान हैं जैसे IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, IIT है, और कोई भी संस्थान है, ये सब जिनके पास विपुल मात्रा में जो जमीन उपलब्ध है तो ये इसमें अपना प्रयास करेंगे, वर्षा जल संचयन करेंगे। तो ये सरकार का है कि मानसून के आगमन के पहले इसको लागू करें, मानसून के पहले इसको लागू किया गया। फिलहाल इसको 6 महीने के लिए लागू किया गया, लेकिन इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक, तो ठीक है, अब समय भी हो रहा, अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।